बच्चे अपना चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशंस के बारे में सबको पता है क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऑसिलेशंस नहीं पता है? हमने बहुत बचपन से मतलब छोटी क्लासेस के अंदर भी हमने ऑसिलेशंस के बारे में कभी ना कभी तो पढ़ा ही हुआ है। ऑसिलेशंस का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है हमारे पास? पेंडुलम। पेंडुलम पता है किसे कहते हैं? पेंडुलम सिंपल एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक बॉब बांधा हुआ। बॉब कुछ नहीं है, सिंपल एक हैवी वेट है ना। अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली हिलता रहेगा ऐसे? क्या जेन्युइनली हिलता रहता है? रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर फ्रिक्शन है। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन ना होता तो ये हमेशा के लिए इसी तरीके से चलता रहता। तो ये जो मोशन है ये मोशन है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मोशन के अंदर हम बात क्या कर रहे हैं कि ये एक मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक दो एक्सट्रीम है, एक इस साइड और एक इस साइड, और उनके बीच में ये कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। डन है? अगर यहां पर ये एनर्जी लॉस ना होता तो इसके अंदर एक चीज क्या थी? ये हर बार, हर जितनी देर में यहां आ रहा है हर बार एग्जैक्टली उतनी देर में पहुंचेगा। दैट मीन्स ये हर अपनी पोजीशन को एग्जैक्टली एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करेगा। ये बात समझ में आई है? इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, यहां पे ये स्प्रिंग है। अगर हम स्प्रिंग को मूव करते हैं तो ये स्प्रिंग भी कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करेगी ऐसे। अगर मैं इसको स्ट्रेच करके छोड़ता हूं तो भी ये वाइब्रेट करेगी ऐसे। तो अगर हम स्प्रिंग के मोशन की भी बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, कर सकती है, या वाइब्रेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब वाइब्रेशंस क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं जिस टाइम पे टू एंड फ्रो मोशन है बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरीके से दो एक्सट्रीम्स के बीच में, जिस तरीके से अगर एक लोडेड स्प्रिंग की बात करें, एक स्प्रिंग है जो लोडेड है, उसको मैंने अगर अपनी मीन पोजीशन से हटा दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो जाएगा उधर, मीन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकलेगा, फिर इधर एनर्जी लॉस अगर जीरो मान ले तो वो कॉन्टिन्यूसली इस लूप में फंस जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये वाइब्रेशन है। अब वाइब्रेटरी मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। इसी के अंदर अगर मैं तुम्हें एक और मोशन से रिलेट कराऊं, इस मोशन पे ध्यान देना, इस पे, ये जब गोल घूम रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली गोल घूम रहा है, ये भी एक ऐसा मोशन है जो खुद को हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन था, चाहे वाइब्रेटरी मोशन था, चाहे सर्कुलर मोशन है, हर किसी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक कॉमन पॉइंट क्या है कि हर कोई अपनी जो पाथ है, अपनी जो पोजीशंस है, उनको गिवन इंटरवल के बाद वापस से ट्रेस करना शुरू कर रहा है। यही हो रहा था जब हमने ऑसिलेशंस की बात करी थी। तो ये जो बॉब है हर एक गिवन टाइम के बाद एग्जैक्टली अपनी उसी जगह पे पहुंच रहा है कि नहीं, है ना? हर बार एक गिवन टाइम के बाद उसी सेम पाथ को ट्रेस करता है। सेम वाइब्रेशन में हो रहा है, सेम सर्कुलेटरी मोशन में। तो इस तरह का मोशन जो एक गिवन टाइम के बाद वापस से रिपीट करना शुरू कर देता है खुद को, उनको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक का मतलब ये होता है ना, हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेस्ट है, एक गिवन इंटरवल के बाद हर बार रिपीट होंगे वो, है ना? कोई भी चीज अगर पीरियोडिक है दैट मींस वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होगी। दैट इज पीरियोडिक मोशन। क्लियर है बच्चा? पीरियोडिक मोशन हमारे पास है दैट मोशन व्हिच इज रिपीटेड आइडेंटिकली आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। इट इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फ्रोथ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर बात है बच्चा? ये a periodic and bounded motion of a body about a fixed point is called the oscillatory or vibratory motion. किसी को इसमें परेशानी? जनरल इक्वेशन जो हमारे पास आती है, इट इज इक्वल टू d2y by dx square which is equal to 1 by v square d2y by dt square। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास किसी वेव की जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में होगा। जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा आगे जाके हम इस वेव इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे और इसको ढंग से डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ लिख लो नोट्स में, ये एक जनरल इक्वेशन है उसकी। क्लियर है बच्चा? अब हमारे पास आता है हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं बच्चे? हार्मोनिक ऑसिलेशंस बेसिकली हमारे पास वो ऑसिलेशंस हैं
which can be expressed in terms of single harmonic function, that is sine function और cosine function. हार्मोनिक फंक्शंस क्या है? पहले एक काम करते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस के से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वापस डिस्कस करते हैं. हमने 10th क्लास में पहली बार सीबीएसई के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करी थी, और उसके अंदर जब तुम सबने पढ़ा था तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हुए 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात हुई थी. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट जो भी थे. अब इनके अंदर अगर हम बात करें किसी भी फंक्शन की, जब तुमने 10th क्लास के बाद +1 में आके ट्रिग्नोमेट्री समझी तो +1 में एक चीज नोटिस करी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 से 90 तक सीमित नहीं है. उनकी वैल्यू 90 से होते हुए 180, 180 से 270, 270 से 360 और वापस 360 से फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वापस घूमना शुरू करती है, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. दैट मींस आफ्टर द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी सेम वैल्यूज को रिट्रेस करना शुरू करती है. अगर मैं यहां पर उस रोटेशन को, उस एंगल को एक पीरियड के साथ रिलेट करूं, then after certain period of revolution trigonometric function repeats its value. इसका मतलब trigonometric functions are periodic function. एक certain rotation, एक certain period के बाद वो अपनी values को repeat करते हैं, और उन्हीं के अंदर functions आते हैं हमारे पास harmonic functions. हार्मोनिक फंक्शंस बेसिकली साइन और कॉस. बाकी सबके अंदर अगर तुम्हें याद हो, हर किसी के अंदर हमारे पास क्या था, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी वैल्यू पे इनफाइनाइट था, कोई ना कोई वैल्यू इंफिनिटी पे थी. लेकिन साइन और कॉस की जब हमने ग्राफ की बात करी थी या जब हमने वैल्यूज की बात करी थी, तो उनकी जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है दैट इज +-1, है ना. साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, यही हो सकता है, और बीच में जो मीन पोजीशन रहेगी वो 0 के अक्रॉस. सेम गोज फॉर कॉस. इन दोनों के अंदर साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1. इस तरीके से बन सकता है ग्राफ, है ना. अगर हम बात करें ग्राफ की तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं आ सकता. तो ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन. अब अगर हम किसी ऑसिलेटरी, किसी पीरियोडिक मोशन को इन सिर्फ अकेले किसी एक या कॉम्बिनेशन के साथ भी, लेकिन व्हेन ऑसिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन अलोन. अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, अकेले किसी एक हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से मैं किसी पीरियोडिक मोशन को अगर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा तो हम उसे कहेंगे कि वो हार्मोनिक ऑसिलेशन है. हार्मोनिक ऑसिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई. अगर मैं किसी भी तरीके के ऑसिलेशन को सिंपल किसी एक हार्मोनिक दैट इज साइन या कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकूं तो वो हार्मोनिक फंक्शंस, हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहलाते हैं. किसी को इस बात में प्रॉब्लम है? डेफिनेशन क्लियर है. अब जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करी है, हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. जैसे यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया y = a sin ωt. अब जब यहां पर मैंने लिखा है a sin ωt, इस पे ध्यान देना. अब y = a sin ωt का मतलब क्या है? y जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर के अलोंग होने वाली डिस्प्लेसमेंट है. इसको इस तरीके से अगर हम रिलेट करें तो देखो यहां पर जब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो इसकी मीन पोजीशन से ये जितना दूर जा रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ये y एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे. क्लियर है? अब अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं, मेरे साथ साथ रिलेट करना, आगे हम ग्राफ के फॉर्म में भी से समझेंगे. ये बेटा मीन पोजीशन है मेरी, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ध्यान देना. अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कहां होती है? 0. दिस इज द वैल्यू फॉर 0. y = sin थीटा. y = sin थीटा. इसके साथ रिलेट करना एक बार, क्योंकि अगर वो समझ में आएगा तो ही हमें आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा. y = sin थीटा की जगह मैं x लिख लेता हूं, वेयर x इज डोमेन, y इज रेंज, है ना. अगर तुम sin थीटा के ग्राफ को समझो एक बार, तो ग्राफ कैसे बना था हमारा? जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0 थी, ठीक है नहीं. लेकिन अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर x की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, जैसे यहां पर अगर x इंक्रीज करना है तो इंक्रीज क्या करना है? एंगल. और वही एंगल की वैल्यूज को मैं x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं डोमेन को. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, sin 0 0, sin 30,
sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1. It is at the maximum displacement from the mean position. बात समझ में आई है? अब यहां से अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, जब ये sin 90 पे पहुंचा है तो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा था, जब ये 0 30 45 60 90 यहां से वो जब पहुंचा तो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, जिसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चा, +1 sin 90 की वैल्यू। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sin 90 की वैल्यू आ गई +1, मतलब जब वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस हो चुका है। अब इसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो वापस से वैल्यू कम होती हुई आएंगी। अगर मैं इस साइड को, मेरे लेफ्ट तुम्हारी साइड से राइट दिख रहा होगा, तो इस साइड वाले को अगर मैं पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मान लूं कन्वेंशनली, तो इधर वैल्यू 0 से बढ़ती हुई मैक्सिमम +1 तक आई, और अब 90 से वापस 0 तक आते हुए वो घट कर वापस से 0 पे पहुंची। ये समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया बच्चा? 90 यहां पे था हमारा, तो जैसे ही वो 90 से 180 तक आया, 180 डिग्री पे पहुंचा, तो वापस से मीन पोजीशन पे आ गया था। ये रिलेट कर रहे हो ना, साथ में समझ में आ रहा है? यहां से यहां गया तो 1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? 90 से वापस 180 पे, क्यों? 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, और फिर आगे 90। हम क्या कर रहे हैं बच्चा? जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, ये 0 डिग्री या 90 डिग्री, π/2 लिखो या 90, π/2 रेडियंस के लिए, डिग्री में 90 डिग्री, 180 डिग्री या पाई रेडियंस, 270 डिग्री या 3π/2 रेडियंस, और यहां पे 2π रेडियंस और 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक? ये तो पता है क्वाड्रेंट सिस्टम, तो यहां तक ये क्लियर है बच्चा? क्वाड्रेंट सिस्टम का आइडिया है सबको? अब यहां पर अगर 0 डिग्री से हमने शुरू किया था, तो जैसे जैसे ये एंगल चेंज होता गया, साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 तक पहुंची कि नहीं? ये कब पहुंची? जब 90 डिग्री पे था। इसी के साथ अगर हम ऑसिलेशन को रिलेट करें, तो अपने पास जब मैंने इसको मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस कराया, तो 90 डिग्री तक मैंने, 90 डिग्री मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं मीन पोजीशन पे था ये 0 पे, जब मैं इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ले गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? +1। अब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये वापस 0 आएगी। अब वो जब 0 आ रही है तो वो एंगल घूम के वापस से कहां आ गया? 180 वाली लाइन पे, और इधर से वो ओवरशूट करेगा और अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा -1 तक, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा -1 तक, कितने एंगल पे? 270 पे, और फिर वहां से नेगेटिव से जाके फिर वो मीन पोजीशन पे आएगा और वो फिर 0 पे पहुंच जाएगा जब वो पूरा 360 पे आएगा। समझ में आई है? तो चाहे वो पीरियोडिक फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में लिख रहे हैं, या फिर मैं ऑसिलेशन के साथ रिलेट करा रहा हूं, हर केस के अंदर ये जो सर्कुलर मोशन था, ये जो हमारे पास वेव मोशन था, या ऑसिलेटरी मोशन था, या वाइब्रेटरी मोशन था, हर किसी के अंदर हो क्या रहा है बच्चा, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली +1 और ये भी +1, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं? नेगेटिव में, क्योंकि हम ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। तो एक साइड में मैक्सिमम जो मीन पोजीशन से गया वो पॉजिटिव, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो नेगेटिव। इनकी वैल्यूज फिक्स हैं और ये मीन और एक्सट्रीम के बीच में कॉन्टिन्यूअसली मोशन चलता रहेगा। एंड इसी को हम साइन का ग्राफ कहते हैं। ये y = sin x का ग्राफ है, और सेम तरीके का ग्राफ बनता है हमारे पास cos x में, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है कि वो शुरू मैक्सिमम से करेगा, पता है सबको ये वाला, तो है ना? ऐसे करके हमारे पास cos का ग्राफ बनता है। तो साइन या cos दोनों के दोनों एक पीरियोडिक फंक्शन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं को हम हार्मोनिक फंक्शन कह रहे हैं। और जब मैं किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, आइदर इट इज साइन और कॉस, किसी एक की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, तो मैं उसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहूंगा। अब यहां पर जब मैंने रिप्रेजेंट किया y = a sin ωt, a क्या है? a बात करता है बच्चे एम्पलीट्यूड का, कि वो कितनी दूर तक डिस्प्लेस हो रहा है। समझ में आ रही है बात? a हम किसके बारे में बात करें? एम्पलीट्यूड की। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब पूरी एक रोटेशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने की थी? 2π 360, या उसे रेडियंस में लिखेंगे तो 2π, तो 2π/T ओमेगा की वैल्यू हो सकती है। तो इसी को मैं चाहूं
तो 2 पाई बाय कैपिटल टी की टर्म्स में लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई है? डन। किसी को बच्चे इस बात में प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 पाई बाय टी का लॉजिक समझ में आ गया ओमेगा की जगह। अब 1 बाय टी को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, 1 बाय टी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है? वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो मैंने जो 2 पाई बाय टी था 1 बाय टी को न्यू से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो अपनी वेव की रिप्रेजेंटेशन है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, या 2 पाई न्यू टी लिख सकता हूं मैं। क्लियर है? किसी को इसमें परेशानी? ठीक है। तो ए क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये लिख लो बच्चे साथ में इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन। और ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम पीरियड ऑफ टी, थीटा इज 2 पाई रेडियंस। मतलब 2 पाई रेडियंस का मतलब टोटल टाइम टी पूरे 360 डिग्री के घूमने के लिए लगेगा। क्लियर है बात? तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है? 2 पाई बाय टी विच इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और 1 बाय टी को हम फ्रीक्वेंसी लिख ही सकते हैं। किसी को परेशानी इसमें? हाँ, हार्मोनिक फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन है बच्चा ये। क्लियर है? एक हार्मोनिक फंक्शन को हम साइन या कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर जो एंगल होगा, एंगल क्या होता है? देखो साइन थीटा की हमने बात करी थी ना, y इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, टाइम टेकन इज टी, और मैं उसी एंगुलर वेलोसिटी को या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकता हूं, क्योंकि ओवरऑल पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पाई की डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम टोटल लगता है टी। क्लियर है ये? तो वही रिप्रेजेंटेशन है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे शुरू होगी हमारी। क्लियर है? ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम बचाइए? ग्राफ समझ में आ रहा है? ए का एम्पलीट्यूड 0 से t बाई 2, t बाई 2 से t, t से 3t बाई 2, और ओवरऑल लास्ट में हमारा कहां तक जाएगा? ये 2t तक, है ना? पूरा मतलब जाके वैसे तो 0 से t तक पूरा एक ऑसिलेशन खत्म हो गया, फिर 2t 3t ऐसे चलता जाएगा। पीरियोडिक मोशन है, ये कॉन्टिन्यूस चलती जाएगी। डन है? इसके बाद अपना टॉपिक आता है, ये देखो, अब ये वही ग्राफ है जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाने की कोशिश करी थी कि अगर मेरे पास, इसमें ध्यान देना बच्चे, अगर मेरे पास एक ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर मैंने यहां क्या दिखाया हुआ है कि अगर इधर से इस साइड गया तो पाई बाय 2 पे मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड, इधर से फिर वापस आएगा, फिर इस मीन पोजीशन को ओवरशूट करके उस साइड जाएगा, वो जाएगा -1 पे, फिर वापस आएगा अपने मीन पोजीशन पे। पूरे एक टी टाइम के लिए ओवरऑल सारा एक पूरी वेव कंप्लीट हो गई है। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया था y इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin ओमेगा टी, 2 पाई बाय टी इंटू टी, या फिर मैं इसको 1 बाय टी को न्यू लिख लेता। और इसी को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, जिस कलर से वहां रेड वाला रिप्रेजेंट हो रहा है, सेम रेड यहाँ है, सेम रेड यहाँ है, तो कलर के हिसाब से भी नोटिस करोगे तो दिख जाएंगे तुम्हें। तो यहाँ क्या दिखा रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 0 से 1 गया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जब वो वापस आया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब वो ओवरशूट करके आगे निकल गया था 270 के एंगल पे, -1 की पोजीशन पे, और फिर वो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। डन है? किसी को इसमें दिक्कत है? ये रिलेट कर पा रहे हो बच्चे? ठीक है, चलो। इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। नॉन हार्मोनिक क्या होंगे? ऑसिलेशंस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। सीधी सी बात है, हार्मोनिक वो थे जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करे जा सके। नॉन हार्मोनिक क्या होंगे? जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट ना करे जा सके, उनको नॉन हार्मोनिक कहेंगे। जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b sin 2 ओमेगा टी। यहां पे क्या है? दो अलग अलग हार्मोनिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से हमने किसी ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट किया। एक अकेला फंक्शन नहीं है यहां, तो एक अकेला नहीं है, तो दो का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये नॉन हार्मोनिक हो गया। क्लियर है बच्चा? जैसे यहां पे a sin 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस b sin 4 पाई बाई टी इंटू टी। डन। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या है बच्चा? देखो, सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझ में तो आता है। टाइम पीरियड अपने को क्या है? ओवरऑल जो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसका टाइम। इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ, है ना? जिसके बाद पीरियोडिक फंक्शन क्या करेगा? वो रिपीट करनी शुरू कर देगा अपनी वैल्यूज को। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी पर सेकेंड। ये भी पता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी यही होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फिर आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी
विद द फैक्टर ऑफ 2 पाई। यही था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी को न्यू लिख दिया था। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 2 पाई इंटू न्यू। क्लियर है? ओमेगा को मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूं ऐसे। क्लियर बात है बच्चे? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब आता है पीरियोडिक फंक्शंस। देखो पीरियोडिक फंक्शंस क्या है? फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। सीधी बात है, पीरियोडिक फंक्शंस वही हुए हैं ना जिनकी हेल्प से हम पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करें। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन की जो वैल्यू आई थी वो टी टाइम के बाद वापस से खुद को रिपीट कर रही है, 2t टाइम के बाद भी खुद को रिपीट करेगी, 3t टाइम के बाद भी रिपीट करेगी, ऐसे ही चलेगा। ये तभी पीरियोडिक फंक्शंस है ना। जैसे साइन 30, साइन 360 प्लस 30, साइन 720 प्लस 30, हर बार घूम के वो वैल्यू उसी पॉइंट पे आएगी कि नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास? बेसिकली ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस टी, और ओमेगा टी प्लस टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ब्रैकेट ओपन किया सिंपल, ओमेगा टी प्लस, और ये 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई की वैल्यू ओमेगा टाइम्स टी हो जाएगी कि नहीं। तो यहां मैंने उसी वैल्यू को रिप्लेस किया था। क्लियर है बच्चा? समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ जी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जिसको मैं 2 पाई न्यू लिख सकता हूं। डन है बच्चा यहां तक? अब लेट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन बी गिवन बाय x is equal to f of t which is given by a sin omega t plus b cos omega t। यहां पर ये दो अलग अलग हार्मोनिक फंक्शंस को हमने कंबाइन किया। अब देखो, मैं अगर a को r cos phi लिख लूं और b को r sin phi से रिप्लेस कर रहा हूं, मैं क्या बात कर रहा हूं? जो यहां पर a था उसको मैंने r cos phi लिखा, b को r sin phi लिख दिया। ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू क्या बनेगी? x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो यहां पर a की जगह पे हम क्या लिख लें बच्चा? r cos phi sin ओमेगा टी। b की जगह पे r sin phi cos ओमेगा टी। r कॉमन लिया, अगर मैं यहां पे r कॉमन लेता हूं तो फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, पता है सबको? sin a cos b प्लस cos a sin b इज द फॉर्मूला फॉर sin a प्लस b, दैट इज sin ओमेगा टी प्लस phi का फॉर्मूला बना कि नहीं है? क्लियर है बच्चा? ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है इस फॉर्मूला में? तो फिर अब अगर मैं देखो ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, इनको मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं इन टर्म्स को। a इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, b इज इक्वल टू आर साइन फाइव। इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या बनेगा बेटा? a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। दोनों को प्लस करूंगा तो आर स्क्वायर कॉमन आके कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 बनेगा। तो r की वैल्यू बनेगा कि नहीं? यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, और tan फाइ इज इक्वल टू b बाई a। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा? tan। r से r कैंसिल आउट होगा तो tan फाइ की वैल्यू b बाई a बनी। ये बात समझ में आ गई है? तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो अलग अलग हार्मोनिक फंक्शंस थे, लेकिन यहां देखो एंगल सेम है, बस एम्पलीट्यूड्स अलग थे, उनको भी हमने सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की टर्म्स में लिख दिया। और दो हार्मोनिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन जब हुआ, दो डिफरेंट हार्मोनिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हुआ, तो वो भी मिला जुला कर एक हार्मोनिक फंक्शन बन गया, जिसमें जो r बनेगा दैट इज द टोटल ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, और जो tan phi बनेगा जो हमने वहां अज्यूम किया था दैट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू हार्मोनिक फंक्शंस। किसी को इसमें परेशानी? ठीक है। अब आता है यहां पर फेस। फेस समझ में आता है बच्चे क्या होता है? फेस वर्ड सुना है कभी? हम कहते हैं किस फेस में लाइफ चल रही है, बड़ी खराब चल रही है, झंड फेस चल रहा है जिंदगी का, है ना, अच्छा तो कम ही निकलता है मुंह से। तो फेस का मतलब हुआ क्या? एग्जैक्टली उस वक्त की कंडीशन, उस टाइम, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कहां पे है। अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूं तो हमने बात करी कि ये ऑसिलेशन जो है ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं अब कहां है, वो मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा सा मूव हुआ है, दैट इज द फेज। अगर मैं ओवरऑल मोशन में किसी एक इंस्टेंट किसी पॉइंट पे रोक लूं तो किसी सर्टेन एंगल पे डिस्प्लेस्ड है, ये किसी सर्टेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त का फेस है उसका। समझ में आ रही है? तो फेस बेसिकली क्या हुआ? किसी भी मोशन में, किसी भी कंडीशन में एक सर्टेन इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन, उसका एंगल या उसकी सारी चीजें, वेलोसिटी कितनी है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, वो सारी कंडीशंस मिला जुला के हमें वो फेस बताएगा।
किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? फेस का लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चा? Phase of a vibrating particle at any instant is a physical quantity which completely expresses the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position. समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई बच्चा फेस की? यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? इट इज दैट क्वांटिटी विच कंप्लीटली एक्सप्रेसेस द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन. तो वो हमारी फेस आ गई है. अब इन ऑसिलेटरी मोशन द फेस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन. आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा, जो एंगल होता है. तो वो जो आर्गुमेंट होता है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t is represented by equation y is equal to a sin omega t plus theta naught. यहां पर a sin omega t plus theta naught, ओमेगा t को मैं 2 pi by t लिख सकता हूं. ओमेगा को हमने 2 pi by t लिखा प्लस थीटा नॉट. द क्वांटिटी 2 pi by t into t plus theta naught is called the phase of oscillation at time. क्लियर है? जो साइन का एंगल था या कोसाइन का जो एंगल बनेगा, that argument represents the phase. It is represented by phi. It is represented by phi. Phi है जो हमारे पास phi is equal to 2 pi t by t plus theta naught. Its unit is radians और t is equal to 0 होगा तो phi को हम phi naught कहेंगे, इनिशियल फेज और एपोक. ठीक है, ये इनिशियल फेज का नाम है. e नॉट जो phi naught से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे. डन है. फिर आता है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टिल द लैक ऑफ हार्मनी इन द वाइब्रेटिंग स्टेट्स ऑफ टू पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट. मतलब क्या हुआ? अगर जो दो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे अपने पास यहीं पे इसको एग्जांपल की तरह देखते हैं. ये देखो, ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ये वाइब्रेट करेंगे. अगर मैं इनको छोड़ता हूं तो ये दिख रहा है ये अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं. तो ये जो लैक ऑफ हार्मनी है उसको हम क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस. समझ रहे हो? अगर मैं इन्हें मूव करता हूं, अभी ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ, जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट है तब क्रेस्ट पे दोनों दिख रहे हैं, क्रेस्ट पर क्रेस्ट और ट्रफ पर ट्रफ. ऐसा ही हो रहा है. जब इसका क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरे वाला भी क्रेस्ट पे, और वो एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे वाला भी ट्रफ पे. क्रेस्ट और ट्रफ पता है वेव मोशन के अंदर जो ऊपर वाला और नीचे वाला बन रहा होता है ऐसे, तो ये ऊपर वाले को हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं. तो जब दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ सेम टाइम पे आएगा तो हम क्या कहेंगे? ये प्रॉपर फेस में है. और अगर ऐसा ना हो, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो ये क्या होता? आउट ऑफ फेस हो जाते. समझ में आ रही है बात? अगर मैं इनके ऊपर ध्यान देना, अगर ये एग्जैक्टली ऐसे मूव कर रहे हैं, अब दिख रहा है ये दोनों बेढंगे तरीके से हैं, ये आउट ऑफ फेस है. समझ रहे हो ना? अगर ये बिल्कुल सेम तरीके से होते कि दोनों क्रेस्ट और दोनों ट्रफ के साथ होते तो इन फेस कहलाते. अब ये जो लैक ऑफ हार्मनी क्रिएट हो रही है, किसी एंगल के साथ होगी, कोई एक लैग कर रहा होगा, कोई एक लीड कर रहा होगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कह रहे हैं? फेस डिफरेंस. When the two vibrating particle crosses the mean position at the same time moving in the same direction, तो हम क्या कहेंगे बच्चा? फेस डिफरेंस कितना आ गया? 0. y is equal to a sin omega t, y2 is equal to b sin omega t. यहां पर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ सकता है दोनों के, यहां पर दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा, लेकिन इनके मीन पोजीशंस एग्जैक्टली हर बार सेम जगह पे आएंगे. एंगल पे ध्यान दो, आर्गुमेंट सेम रहेगा. क्लियर है? When the two vibrating particles cross their mean position at same time but moving in opposite direction and one particle A is ahead of particle B by half vibration. यही हो रहा है. इसका जब क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है, ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं. जब ये मीन पोजीशन से इधर है तो दूसरे वाला इधर है, तो इनके बीच में 180 का फेस डिफरेंस है. ठीक है, एग्जैक्टली इस तरीके से ये क्रॉस कर रहे हैं तो इनमें 180 का फेस डिफरेंस रहेगा. तो एक y1 is equal to a sin omega t, y2 is equal to a sin omega t plus pi, where path difference और phase difference is pi plus 180 degree. क्लियर है बच्चा? ये फिर आता है when a particle A is passing from extreme position with a further extreme position with a further tendency to move towards the left and the particle B is passing through the mean position with a further tendency to move towards the right hand side. तो यहां पर क्या हुआ? 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ गया दोनों में, तो y2 आ गया b sin ओमेगा t, पाथ डिफरेंस इज 90 और फेस डिफरेंस इज 90 डिग्री. क्लियर है बच्चा? ये
यहां तक किसी को परेशानी? अब आता है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी समझी, पूरा कंसेप्ट समझा, किसी को इसमें परेशानी नहीं है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एक केस लेते हैं, जैसे स्प्रिंग वाला केस लेंगे। अभी हमने ऑसिलेशन समझा था, इसी तरीके से स्प्रिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच a particle moves to and fro repeatedly about mean position under a restoring force, which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of particle from the mean position at that instant. यहां हम क्या बात करें बच्चा? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसा मोशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास यहां पे स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन यहां, ये लोडेड स्प्रिंग है, अभी यहां रखी हुई थी, मीन पोजीशन यहां थी। अगर मैं इसे स्ट्रेच कर देता हूं तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके यहां आ गई, तो ये जो लोडेड स्प्रिंग है इसमें जितना मैं इसे स्ट्रेच करता जाऊंगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स आती है। पता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच जितना मैं कर रहा हूं। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट वापस इधर को आएगा, स्प्रिंग खींचेगी इसे और ये अपने मीन पोजीशन को ओवरशूट करके अब इधर आ जाएगा। अगर इधर आएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो हमेशा जो मोशन होगा इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। स्ट्रेच हुआ है तो मीन की तरफ आना चाहता है, मीन को ओवरशूट करके कंप्रेस हो गया तो मीन की तरफ आना चाहता है। तो ऐसा मोशन जो है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, लॉ ऑफ एसएचएम है ये, और यही स्प्रिंग के अंदर होता भी है। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां के क्या होता है बच्चा? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है बच्चा? ये मीन पोजीशन है, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। डन। इसी के अंदर अब इस ग्राफ पे अगर तुम ध्यान दो, किसी सर्टेन सिचुएशन में देखना जरा, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये वाला मोशन तो क्लियर है, पीरियोडिक मोशन को जैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, और यही मोशन रिप्रेजेंट करेगा अपने जो अभी हमने स्प्रिंग वाला केस किया उसके हिसाब से। जब स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हुई है तो मीन से सबसे दूर गई, तो ये मोशन इधर आया। जब मैंने छोड़ा तो वापस मीन पे पहुंची, वो मीन पे आ गई। उसके बाद वो ओवरशूट करेगी उसको और वापस कंप्रेस हो जाएगी, नेगेटिव साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेस होगी, और फिर वो वहां से मीन पे आएगी और वो अपने पूरा एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया। समझ में आया? ये क्लियर है? ये अब इसमें अगर किसी इंस्टेंट पे वो थीटा एंगल पर थी, पी पोजीशन पर, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट हम क्या किससे दिखा रहे हैं? एक एक्स और वाई से। तो एम्पलीट्यूड थ्रू आउट ए था, यहां थीटा है। थीटा क्या आएगा बच्चे? ओमेगा टी। ओमेगा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी आ गया टाइम, जिस वक्त वो यहां था। तो मैं अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो सिंपल क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया which can be represented by x is equal to a cos theta, और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा बच्चा? y क्या लिखेंगे? a sin थीटा। ये पता है सबको? ट्रायंगल के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से होगा? जैसे अगर इसी के अंदर देखो, यहां पर अगर ये थीटा है और ये इसका हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है इसकी वैल्यू a है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? a sin थीटा, और ये जो बेस वाली वैल्यू है वो a cos थीटा बनेगा कि नहीं? क्लियर है बच्चे? x और y की वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y is equal to a sin theta. Simple harmonic motion is defined as the projection of uniform circular motion on any diameter of a circle of reference. क्लियर है? यहां तक आज कवर करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से और आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे।